नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए वीडियो के अंदर। और ये जो वीडियो होने वाला है ये हमारा है क्लास 12th के कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं, जो लोग अब मार्च में जो एग्ज़ाम आने वाली है 2026 के अंदर जो हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम में जितने भी लोग अपीयर होने वाले हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? बिकॉज यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पेपर। अब पेपर के अंदर भी सबसे पहली चीज़ तो क्या होती है, देखो हर कोई भी पर्टिकुलर कोई भी सम सॉल्व करेगा ना, सबसे पहला एक मतलब होना चाहिए उस सम सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं? फाइनल अकाउंट। अब मैंने पहले ही बोला मतलब होना चाहिए उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो फाइनल अकाउंट आप सभी लोगों को पता है कि क्वेश्चन के अंदर ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है हमारा 11 मार्क्स का। अब सीधे सीधे अगर मुझे 11 मार्क्स स्कोर करने हैं तो इसका मतलब क्या है, मुझे फाइनल अकाउंट जो है ना वो एकदम तगड़ा करना पड़ेगा। जब मैंने अगर इसको दमदार कर लिया तो इसका मतलब क्या है, 11 मार्क्स तो ये चुटकियों से आ जाएंगे। यानी कि मेरे को अब पास होने के लिए, पास यानी कि जो जनरल वाला पास होता है 22 मार्क्स वाला पास, उसकी बात कर रहा हूँ, 25 मार्क्स वाले पास की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझे अगर उतने मार्क्स चाहिए, उसमें से 11 मार्क्स तो मेरा ऑलरेडी आ चुके हैं। अब बचते हैं बाकी के सारे सेक्शंस हो गए, एमसीक्यूज हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। तो फॉर श्योर है कि अगर मैंने उन लोगों में से भी अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ तैयार करी तो मेरे फुल मार्क्स वहाँ पर आ जाएंगे और इवेंचुअली मैं पास भी हो सकता हूँ। जिन लोग पास होने के लिए देख रहे हैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। बाकी जो लोग अगर फुल मार्क्स के लिए देख रहे हैं उन लोगों के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पास होने के लिए देख रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जितने भी होंगे फाइनल अकाउंट के, वो आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं, शांति से सॉल्व करने हैं, कोई मिस्टेक ना हो उसका पूरा ध्यान रखना है। क्योंकि हम लोग तलवार पे खड़े होके, जो लोग पास होने के लिए देख रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, हम लोग तलवार पे खड़े होके ये पूरा एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं, इसीलिए। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर आपके एग्जाम के अंदर आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 47। अब ये क्वेश्चन नंबर 47 होगा कौन सा? तो ये क्वेश्चन नंबर 47 जो है ना, ये हमारा होगा हमारा फाइनल अकाउंट ऑफ एन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप वाला जो फाइनल अकाउंट है ना, ये उसका पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है। अब पार्टनरशिप वाले फाइनल अकाउंट के अंदर वहाँ पे हमको कितने अकाउंट्स बनाने होते हैं? सबसे पहला जो हमारा अकाउंट होता है वो हमारा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। सेकेंड अकाउंट जो होता है वो हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड जो अकाउंट है वो हमारा होने वाला है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फोर्थ अकाउंट जो है वो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड फिफ्थ जो है इट इज़ एन अवर बैलेंस शीट। इट इज़ एन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। भाई बैलेंस शीट जो है वो लास्ट में टैली होनी चाहिए। तो ये जो है ये पर्टिकुलर हमारी लास्ट में हम लोग प्रिपेयर करेंगे हमारी बैलेंस शीट। अब यहाँ पर इतने जो है ये हमको सारे के सारे अकाउंट्स यहाँ पर क्या है, प्रिपेयर करने। अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन पहले अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें दे के रखी गई है पहले वो चीज़ हमको समझ लेनी है। क्योंकि क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ें सॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी चीज़ की एंट्री कहाँ पर हम लोगों को करने की रहेगी। अब यहाँ पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आप लोगों को यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, इसको एकदम लास्ट में दिया गया है, जब आपके पास टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रह जाता है लास्ट में। तो हो सके या तो आप इसको पहले या बीच में इसको सॉल्व कर लो, तो एटलीस्ट क्या है कि आपके पास वहाँ पे थोड़ा सा टाइम रहे, बफर टाइम रहे, जिससे क्या है कि आप अगर कुछ कहीं पे मिस्टेक हो रही है, गलती हो रही है, तो आप उसको वहाँ पे सुधार सको। अब यहाँ पर हम कभी भी सम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर एक ही रूल है। एक रूल क्या कहता है? एक रूल सिर्फ और सिर्फ यही कहता है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक जो दे के रखा गया है, अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक से पहले एक और चीज़ लिखी हुई है, एडजस्टमेंट। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? ऑलवेज हमारी एडजस्टमेंट जो होती है ना, हम लोगों को वो सबसे पहले सॉल्व करनी रहती है। क्यों ऐसा? बिकॉज एडजस्टमेंट जो होती है ना वो हमेशा दो एंट्री अपने साथ करवाती है। जितनी भी एडजस्टमेंट होती है ना वो ऑलमोस्ट दो एंट्रीज जो तो करवाती ही करवाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये एडजस्टमेंट सबसे पहले सॉल्व करने का फ़ायदा ये होगा कि हमको यहाँ पर हमारी एडजस्टमेंट जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट ऊपर के जितने भी थोड़े बहुत जो नाम होंगे वो सारे नाम भी यहाँ पर क्या है, अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। बाकी के जितने भी बच जाएंगे वो सारे के सारे एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर सम, वो तो हमको करना ही है, उससे हमारा कोई छुटकारा नहीं हो सकता है। तो वो चीज़ हम लोग वहाँ पे उसको कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो एडजस्टमेंट नंबर 1 की, एडजस्टमेंट नंबर 1 के अंदर यहाँ पर मुझे बोला गया है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक जो है ना वो 1,10,000 का है, जिसकी मार्केट वैल्यू जो है ना वो 20% ज़्यादा है उसकी बुक वैल्यू से। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखो, इसकी जो पर्टिकुलर बुक वैल्यू है ना, क्लोजिंग स्टॉक की हमेशा बुक वैल्यू लिखी जाती है, ना कि इसकी मार्केट वैल्यूज़। अब यहाँ पर इसकी बुक वैल्यू जो हमको दे के रखी गई है ना, ये इसकी बुक वैल्यू है, 1,10,000 जो है ना ये इसकी बुक वैल्यू है। तो हमको क्वेश्चन के अंदर हमेशा बुक वैल्यू लिखनी होती है। बुक वैल्यू यहाँ पर दे के रखी गई है तो हम लोग यहाँ पर यही चीज़ लिखेंगे, हमको मार्केट वैल्यू से कुछ भी लेना देना नहीं रखना है। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की टोटल एंट्री होती है 2।
अब यहाँ पर मैंने आपको पहले बोला हर एक एडजस्टमेंट की कितनी एंट्री होगी, 2। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हमारा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। अब आप लोग पूछोगे क्लोजिंग स्टॉक आता कहाँ पे, तो सबसे पहले ये याद करो कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आता है। तो हमारा जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो हम लोग लिखते हैं हमारे डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे सबसे पहली जो एंट्री होती है वो हमारे ओपनिंग स्टॉक से ही शुरू होती है। जो भी हमारा पर्टिकुलरली जो भी कामकाज शुरू होगा वो हमारा ओपनिंग से ही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं हमारा ओपनिंग स्टॉक, उसकी एंट्री हम लोग बाद में करेंगे। अब यहाँ पर जो भी हमने ओपनिंग लिखा है इसी के एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड पे सामने वाली साइड पर आ जाता है हमारा यहाँ पर बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक लिखने के बाद इसकी वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी दे के रखी गई थी, 1,10,000 रुपीज़। अब मैंने अभी बोला आपको एडजस्टमेंट की कितनी एंट्री होती है, 2 एंट्री होती है। तो एक एंट्री तो मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग में कर दी। अब इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी, तो इसकी दूसरी एंट्री जो है ना वो हमारे बैलेंस शीट के अंदर होती है। बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे जो भी हमारी करंट असेट्स आती है उसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हमारा क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर हम लोगों को कितना दे के रखा गया है, अभी के लिए हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमको दे के रखा गया है 1,10,000 रुपीज़ के साथ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरा 1,10,000 क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका मतलब है कि एडजस्टमेंट नंबर 1 जो है वो होती है हमारी यहाँ पे फिनिश। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, अब एडजस्टमेंट नंबर 2 में बोला गया है कि भाई आप लोगों को यहाँ पर एनम 16% इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन पार्टनर्स कैपिटल, क्लियरली लिखा हुआ है, ध्यान देना। पार्टनर की कैपिटल पे आप लोगों को यहाँ पे 6% इंटरेस्ट देना है पर एनम मतलब पूरे साल का। तो अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हम लोगों को एंट्री करनी पड़ेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोगों को यहाँ पर क्या ढूंढना है, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढना है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों को मिलेगा भी कब, जब हमारे पास कैपिटल होगी तब। तो अब यहाँ पर कैपिटल कौन सी साइड लिखी जाती है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल जो होती है वो हमारी क्रेडिट साइड यहाँ पे लिखी जाती है। क्रेडिट साइड पे हम लोग कैपिटल लिखते हैं और डेबिट साइड पे हमारे यहाँ पे ड्राइंग लिखी जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं नाम दूंगा मेरा कैपिटल अकाउंट ही है। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर हम लोग कैपिटल वर्ड यूज़ वापस से नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसी के सामने वाली साइड पे यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, ड्राइंग का भी मैं यहाँ पे नाम लिख ही दूंगा साथ ही साथ, क्योंकि क्या है कि ड्राइंग भी आगे अगर आई तो ठीक, नहीं आई तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, डैश कर देंगे, ड्राइंग अकाउंट। अब बारी आती है आगे क्वेश्चन के अंदर से वैल्यूज़ को लेकर आने की। अब यहाँ पर हम लोगों को लिख के दिया है कि भाई मन और मोहन 2 कैपिटल है। चलो मन मोहन को यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। पहला वाला जो है वो है हमारा यहाँ पे मन, और दूसरा वाला जो है वो है हमारा यहाँ पे मोहन। अब यहाँ पर भी क्रेडिट साइड पे भी सेम लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा मन और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे मोहन। अब यहाँ पर मोहन प्यारे को हम लोगों ने लिख दिया है। इतनी चीज़ों को लिखने के बाद अब मेरी बारी आएगी बैलेंस लिखने की। बैलेंस लिखने के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेबिट एंड क्रेडिट 2 बैलेंस दे के रखे गए हैं। डेबिट क्रेडिट मैंने इसीलिए लिखा, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखनी है। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिख के दिया, कैपिटल एंड ड्राइंग। गलती लोग यहाँ पर बहुत सारी क्या करते हैं पता है, आगे वाली वैल्यू जो है वो कैपिटल में लिख देंगे, पीछे वाली वैल्यू वो ड्राइंग में लिख देंगे। बट ऐसा हम लोगों को नहीं करना है। कैपिटल के अंदर कौन सी साइड हम लोगों ने लिखा है, कैपिटल हम लोगों ने लिखा है क्रेडिट साइड पे। यहाँ पर हम लोगों ने क्रेडिट साइड पे लिखा है। तो क्रेडिट साइड में यहाँ पर कितना बैलेंस देके रखा गया है, मन का यहाँ पर है 1 लाख, मोहन का यहाँ पर है 50,000। ये दोनों चीज़ हम लोगों को यहाँ पे लिख दी है ना, मन एंड मोहन के अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 लाख और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 50,000। ये दोनों में लिख दी। देन आफ्टर उसके बाद जो आगे वाली वैल्यू देके रखी गई थी ड्राइंग की, ये दोनों 20,000 एंड 40,000। तो ये ड्राइंग का देके रखा गया है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरा 20,000 एंड 40,000। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे लिख दी। अब इसके बाद बारी आती है हमारी एडजस्टमेंट की, जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे अभी। इंटरेस्ट मुझे देना है भाई, किसके ऊपर देना है, मुझे इंटरेस्ट देना है मेरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल के ऊपर मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट देना है। कितना देना है, 6% पर एनम के हिसाब से मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट देना है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट देने के लिए जहाँ पर आपने कैपिटल लिखा है ना, उसी के नीचे आप लोगों को यहाँ पर क्या लिख देना है, डायरेक्टली बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 5 लाख। यहाँ पर ये पर्टिकुलरली 1 लाख एंड 50,000 दोनों का यहाँ पे देके रखा गया है। 1 लाख का 6% करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 60,000। 50,000 का 6% करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को कितना मिल जाएगा, 3,000। अब ये दोनों की यहाँ पर एक एंट्री तो हो गई। अब इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पर होगी, यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर आपने 2 प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाए। एक प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने पहला वाला बनाया हुआ है, जो ट्रेडिंग के नीचे यहाँ पर मैंने रखा है इसको, ये जो है ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस है। पार्टनर के रिलेटेड कोई भी प्रॉफिट और लॉस होता है तो उसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर यहाँ पर मैं हेडिंग डाल दूंगा टू
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके किसका है यहाँ पे, एक है मन का और एक है यहाँ पे मोहन का। तो मन का यहाँ पर कितना है 6000 है और मोहन का यहाँ पर कितना है 3000 है। तो दोनों की एंट्री मैंने यहाँ पे पहले तो कर दी। इसका मतलब है मेरी एडजस्टमेंट नंबर 2 जो है वो भी यहाँ पर होती है फिनिश। देन आफ्टर उसके बाद बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकवर्ड फ्रॉम द पार्टनर, मन से 900 एंड मोहन से यहाँ पे 600 रुपीज़ जो है वो रिकवर हुए हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हिसाब से। तो चलो पहले सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री हम लोग करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री कहाँ पर होगी, हमेशा ध्यान रखना जहाँ पे आपने ड्राइंग लिखा है इसी के नीचे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पर कितना दिखा है, यहाँ पर बोला है 900 और यहाँ पर बोला है हमारा 600। अब इन्हीं दोनों की दूसरी एंट्री करनी है, ऑपोजिट साइड पे कर देने की। देखो यहाँ पर हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया था, यहाँ पर मैंने डेबिट लिख दिया। यहाँ पर ये पर्टिकुलरली मैंने डेबिट किया है तो यहाँ पर मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो यहाँ पर क्रेडिट करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, हेडिंग डालूंगा मेरा यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। यहाँ पर आ जाएगा मेरा सबसे पहले तो मन एंड दूसरा आ जाएगा मेरा यहाँ पे मोहन। यहाँ पर आ जाएगा मेरा मन में 900, मोहन में यहाँ पर आ जाएगा मेरा 600। दोनों की एंट्री यहाँ पर कर दी। इसका मतलब है कि एडजस्टमेंट नंबर 3 भी मेरी यहाँ पर होती है फिनिश। एडजस्टमेंट नंबर 4 में बोला है प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व ऑन द डेटर्स। डेटर्स के ऊपर मुझे यहाँ पर 5% बैड डेट रिजर्व बनाने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर ढूंढते हैं हमारे डेटर्स। देखो क्वेश्चन के अंदर डेटर्स आप लोग ढूंढोगे ना तो आप लोगों को ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। क्यों, बिकॉज कि यहाँ पर आप लोगों को डेटर्स लिख के नहीं दिया है, यहाँ पर आप लोगों को लिख के दिया है सप्लायर एंड क्रेडिटर्स। अब यहाँ पर पहली चीज़ आप लोग ध्यान रखना, सप्लायर्स जो होता है वो हमारा होता है डेटर्स, सप्लायर्स ही हमारे यहाँ पे डेटर्स होते हैं और कस्टमर्स जो होते हैं ये हमारे होते हैं यहाँ पे क्रेडिटर्स। यहाँ पर भी सेम चीज़, मुझे 2 बैलेंस दिया डेबिट एंड क्रेडिट का। चलो सबसे पहले तो डेटर्स हम लोग देखते हैं, डेटर्स हम लोग कहाँ पे लिखेंगे। डेटर्स हम लोग लिखेंगे हमारी बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे डेटर्स और सामने वाली साइड पे आ जाएंगे मेरे क्रेडिटर्स। बिकॉज डेटर्स अगर यहाँ पर आए हैं तो क्रेडिटर्स बट ऑब्वियस सी बात है वो सामने वाली साइड पर ही आएंगे क्योंकि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों अपोजिट होते हैं इसीलिए। अब बारी आती है यहाँ पर बैलेंस लिखने की। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं जब असेट्स के अंदर चीज़ें लिखी जाती है तब। हमेशा ध्यान रखो असेट्स का जो बैलेंस होता है ना वो यहाँ पर डेबिट बैलेंस होता है और यहाँ पे लाइबिलिटी का जो बैलेंस होता है ना वो क्रेडिट बैलेंस होता है। इसका मतलब है कि डेबिट साइड का जो बैलेंस है ना वो मेरे डेटर्स का बैलेंस हुआ। 90,000 जो है वो मेरे डेटर्स होंगे यहाँ पर और 60,000 जो है वो मेरे क्रेडिटर्स होंगे यहाँ पे। चलो तो सबसे पहले तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 90,000 मेरे डेटर्स के। तो यहाँ पर डेटर्स के अंदर मैं लिख दूंगा सबसे पहले तो 90,000 इनर कॉलम में क्योंकि मुझे उसके ऊपर से अभी एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है एंड 60,000 क्रेडिटर्स के। अभी इसको भी इनर कॉलम में रखता हूँ, कभी कुछ एडजस्टमेंट आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में इसको बाहर अपने ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे 90,000 का कितना परसेंटेज बोला है, 5% मुझे यहाँ पर बोला गया है बैड डेट रिजर्व बनाने के लिए। वो क्लियरली मुझे यहाँ पे लिख के दिया है बैड डेट रिजर्व जो है वो मुझे 5% बनाना है डेटर्स के ऊपर। तो यहाँ पर मैं 5% इसके ऊपर बैड डेट रिजर्व बनाऊँगा यहाँ पे माइनस बैड डेट रिजर्व कितना परसेंटेज 5%। तो 90,000 का 5% कितना आ जाएगा 4500। अब जब मैं इसको माइनस करूँगा तो यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा 85,500। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे बाहर लिख दिया। अब बारी आती है बैड डेट रिजर्व की एंट्री करने की। बैड डेट रिजर्व की एंट्री होती है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको नहीं लिख सकता हूँ। क्यों, बिकॉज कि यहाँ पर बैड डेट का एक पूरा का पूरा फॉर्मेट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाट का फॉर्मेट, TAT। ऊपर की दोनों वैल्यू क्या होती है प्लस होती है, नीचे की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर माइनस होती है। तो इसको बोला जाता है टाट का फॉर्मेट जिसके अंदर क्या होता है बैड डेट टेक्स्ट बुक और बैड डेट एडजस्टमेंट की एंट्री करी जाती है। तो यहाँ पर बैड डेट रिजर्व जो मैंने अभी एडजस्टमेंट से सॉल्व किया वो था मेरा 4500, वो मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया। अब बारी आती है यहाँ पर बाकी की सारी चीज़ें लिखने की, तो वो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम लोग उसको देख लेंगे, बट अभी के लिए यहाँ पर मैं एडजस्टमेंट की मैंने दूसरी एंट्री करके रख दी है। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे क्या बोला है एडजस्टमेंट के अंदर, यहाँ पर बोला गया मुझे भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। रेंट का 300 है और सैलरी जो है वो 950 रुपये है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये चीज़ ध्यान रखो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी कि ये मुझे पे करना क्या है बाकी है, मैं लायबल हूँ इसको पे करने के लिए, ये मेरा पे करना बाकी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सबसे पहले तो बैलेंस शीट के अंदर आएगा मेरा। यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर मैं लिखूँगा सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस का पहला नाम यहाँ पर क्या था मेरा रेंट,
एंड दूसरा नाम क्या है यहाँ पर मेरा सैलरी। रेंट जो था वो मेरा था यहाँ पे 300 रुपये और सैलरी जो थी वो मेरी थी यहाँ पे 950 रुपये। ये दोनों चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इन्हीं दोनों की एंट्री मुझे क्या करनी है, आगे मेरे अकाउंट के अंदर ले जानी है। अब आगे मेरे अकाउंट के अंदर ले जाने का मतलब क्या होता है कि इन दोनों को मुझे वहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब वापस एक और बार चेक कर लेते हैं। रेंट जो है वो 300 रुपये, सैलरी जो है वो 950 रुपये है। तो मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख दी कि रेंट 300 और सैलरी 950 रुपये। अब इन दोनों की एंट्री मुझे यहाँ पर क्या करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल दूंगा मेरा सैलरी का, फिर मेरे रेंट का। अब सैलरी के अंदर यहाँ पर क्या था, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी होता है। पे मतलब यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, वो अनपेड होता है। अनपेड हमेशा प्लस होता है, वो चीज़ एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, अनपेड यहाँ पर क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। तो ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट और ये जो पर्टिकुलर सेकंड, इन दोनों की एंट्री अब हम लोगों को करनी रहेगी। चलो सबसे पहले हम लोग ढूंढ के लाते हैं हमारी सैलरी को। तो हमारी सैलरी तो मुझे यहाँ पर मिल गई। सैलरी जो है वो मेरी यहाँ पर कितनी है, सैलरी जो है वो है मेरी यहाँ पे 23,000 रुपीज़ के साथ। तो सैलरी यहाँ पर आ जाएगी मेरी 23,000 रुपये। देन आफ्टर उसके बाद जो है वो मेरा रेंट एंड टैक्सीज है। रेंट एंड टैक्सीज यहाँ पर कितना है मेरा यहाँ पे, तो रेंट एंड टैक्सीज जो है वो मेरा यहाँ पर है मेरा 12,000 रुपये। तो रेंट एंड टैक्सीज के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 12,000। अनपेड कितना था यहाँ पे, रेंट जो अनपेड था वो था मेरा यहाँ पे 300 रुपये और सैलरी जी जो थी वो मेरी थी यहाँ पे 950 रुपये। तो यहाँ पर आ जाएगा 23,950 रुपये और यहाँ पर आ जाएगा 12,300 रुपये। जो मेरा रेंट जो है वो अनपेड था वो डायरेक्ट एंट्री मैंने यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पर इतनी मेरे एडजस्टमेंट नंबर 5 जो है वो मेरे यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब बारी आती है एडजस्टमेंट नंबर 6 की। अब एडजस्टमेंट नंबर 6 के अंदर यहाँ पर क्या बोला हुआ है, प्रोवाइड डेप्रीशिएशन। मुझे यहाँ पे डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करना है 10% मशीनरी पे, 5% फर्नीचर पे। चलो सबसे पहले हम लोग पहुँच जाते हैं हमारी बैलेंस शीट में वापस से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हेडिंग डाल दूंगा मेरा मशीनरी का एंड देन आफ्टर मेरे फर्नीचर का। मशीनरी की वैल्यू क्या देके रखी गई है और उसके ऊपर 10% कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो मशीनरी जो है वो यहाँ पे क्लियरली लिख के दिया है, ऑफिस वाली मशीनरी है। तो ऑफिस की मशीनरी का जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितना देके रखा गया है, 36,500 रुपीज़। अब यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, ये बहुत लोग मिस्टेक्स करते हैं यहाँ पर, इसलिए मैं ये सारी चीज़ों को आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो चीज़ें ध्यान रखने वाली है वो चीज़ों के अंदर आप लोगों को यहाँ पर क्या है, ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने डेप्रीशिएशन 36,500 रुपीज़ दे के रखा गया है। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 36,500 रुपीज़। देन आफ्टर अगर आपकी नज़र गई हो तो उसी के नीचे वापस से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। तो ये दो डेप्रीशिएशन का यहाँ पे क्या काम होगा, अब यहाँ पे ध्यान रखो। ये जो डेप्रीशिएशन है ना, ये हमारा टेक्स्ट बुक मतलब कि आपका ट्रायल बैलेंस वाला डेप्रीशिएशन है और ये जो नीचे वाला डेप्रीशिएशन है ना, ये हमारा एडजस्टमेंट वाला डेप्रीशिएशन है। तो ये जो पर्टिकुलरली हमारा टेक्स्ट बुक है ट्रायल बैलेंस वाला जो डेप्रीशिएशन है 3500, ये भी मुझे पहले तो बैलेंस शीट के अंदर लिखना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 3500 जो है वो यहाँ पर पहले मैं बैलेंस लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, प्लस करूंगा। क्यों मैं प्लस करूंगा, बिकॉज ट्रायल बैलेंस के अंदर ये मैंने दे के रखा है, यानी कि माइट पॉसिबल ये गलत हो सकता है, इसीलिए वहाँ पर वो दे के रखा गया था इसीलिए। तो डेप्रीशिएशन यहाँ पर जो मुझे ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया था, ये दोनों को मुझे यहाँ पर क्या कर देना है, प्लस कर देना है। और जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 40,000। और 40,000 में से यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है मेरा डेप्रीशिएशन एडजस्टमेंट वाला। एडजस्टमेंट वाला डेप्रीशिएशन कितना परसेंटेज बोला था, 10% बोला हुआ। तो इन दोनों का प्लस करके यहाँ पे जो भी आंसर आता है उसके ऊपर यहाँ पर मुझे क्या करना है, डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 40,000 और 40,000 का 10% मतलब 4,000 और 4,000 यहाँ पर जब मैं डेप्रीशिएशन देता हूँ तो यहाँ पर मेरी बाहर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36,000 रुपीज़। दैन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे फर्नीचर की बात करी गई थी, तो फर्नीचर उसके नीचे दे के रखा गया है। फर्नीचर जो है वो कितने का है, 12,000 रुपये का यहाँ पे फर्नीचर है मेरा। तो फर्नीचर के अंदर मैं यहाँ पर पहले एंट्री करता हूँ। फर्नीचर जो है वो मेरा कितना है, यहाँ पे 12,000 रुपये का मेरा यहाँ पे फर्नीचर है। इसके अंदर से मुझे क्या करना है, डेप्रीशिएशन को माइनस करना है। जो एडजस्टमेंट के अंदर दे के रखा गया था वो एडजस्टमेंट के अंदर डेप्रीशिएशन कितना दिया है, 5% दे के रखा गया है। तो 5% अगर मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5% के हिसाब से 600 रुपीज़। तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा मेरा 11,400 रुपये। ये जो हुआ ये मेरा क्या हुआ, फाइनल डेप्रीशिएशन ऑफ एन फर्नीचर। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर जितनी भी मेरी एडजस्टमेंट थी ये सारी एडजस्टमेंट होती है फिनिश। बारी आती है हमारे यहाँ पर पूरे के पूरे ट्रायल बैलेंस को सॉल्व करने की। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर भी पहले की 3 चीज़ें सॉल्व हो चुकी है। थर्ड से अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले मुझे लिख के दिया गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न मतलब कि या तो ये सेल्स रिटर्न होगा या तो फिर ये क्या होगा, परचेज रिटर्न होगा। अब यहाँ पर मुझे पता कैसे करना है कि ये सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न है। एकदम ईजी वे है इसको पता करने के लिए। ईजी वे में क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे,
बिकॉज हमेशा ध्यान रखो, आपका जो पर्टिकुलरली सेल्स होता है और आपका जो पर्टिकुलरली परचेज होता है वो दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डेंस में चलते हैं। करस्पॉन्डेंस में चलने का मतलब यानी यहाँ पर क्या है कि सेल्स एंड परचेज बोथ आर ऑपोजिट साइड्स, मतलब दोनों अपोजिट चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आपका जो पर्टिकुलर परचेज है और आपका जो पर्टिकुलरली परचेज रिटर्न है, वो दोनों चीज़ें वहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखनी रहेगी। तो सबसे पहले तो मेरा परचेज यहाँ पर मैं ढूंढता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरा परचेज, और सामने वाली साइड पे मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर मेरा सेल्स, बाय सेल्स अकाउंट। ये कौन सी साइड है? ये हमारी डेबिट साइड है। ये कौन सी साइड है? ये हमारी क्रेडिट साइड है। इसका मतलब परचेज जो है वो डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न क्या होगा? इसका अपोजिट क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो मेरा परचेज रिटर्न का दे के रखा गया है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली 3000 रुपीज़ है वो मेरा परचेज रिटर्न है। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न 3000 रुपये। देन इसी के साथ साथ सेम चीज़ सेल्स रिटर्न, मतलब कि डेबिट था मेरा यहाँ पे, तो माइनस कर देता हूँ मैं मेरा सेल्स रिटर्न 2000 रुपीज़। इसका मतलब है कि परचेज का बैलेंस जो होता है ना उसका अपोजिट होता है परचेज रिटर्न, और सेल्स का जो बैलेंस होता है उसका अपोजिट होता है सेल्स रिटर्न। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आगे मेरे को देके रखा गया बिल्स। अब ये क्या हो सकते हैं? ये बिल्स रिसीवेबल भी हो सकते हैं एंड बिल्स पेबल भी हो सकते हैं। अब इसके अंदर भी सेम चीज़ है, देखो बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। अब यहाँ पर क्या कहता है? बिल्स रिसीवेबल कौन सी साइड लिखा जाता है, बिल्स पेबल कौन सी साइड लिखा जाता है? बिल्स रिसीवेबल हमेशा लिखा जाएगा मेरा बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे। तो यहाँ पर मैं आ गया वापस से, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरा बिल्स रिसीवेबल। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरा बिल्स पेबल। अब ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। अब यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल के बैलेंसेस लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर 15,000 है एंड 20,800 है। तो यहाँ पर 15,000 जो भी पर्टिकुलरली है वो मेरा डेबिट साइड का बैलेंस है। तो सीधा सा मैं डेबिट साइड में जाऊँगा, डेबिट साइड में जो मैंने नाम लिखा है उसके आगे मैं यहाँ पे लिख दूँगा 15,000। और सेम इसी तरीके से क्रेडिट साइड पे जाऊँगा और क्रेडिट साइड के अंदर जो मैंने अभी नाम लिखा है उसके आगे मैं वहाँ पे क्या करूँगा, लिख दूँगा सीधा सा 20,800 बिल्स पेबल, 20,800। देन आफ्टर उसके बाद आगे जो मुझे दे के रखा गया, आगे क्या दिया है? कैश एंड बैंक। अब इसके अंदर भी यहाँ पे दो बैलेंस दिए हुए हैं। अब यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है कैश एंड बैंक के अंदर, बहुत लोग गलतियाँ करते हैं और होती भी है। कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस, दोनों का बैलेंस लिखा तो बैलेंस शीट में ही जाता है, लेकिन कहाँ पे लिखा जाता है ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। देखो लिखने वाले लोग क्या लिखते हैं बताए, मैं आपको बताता हूँ। लिखने वाले लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं? कैश एंड बैंक अकाउंट। अब आप लोग सोचोगे कि यहाँ पर तो मैंने दोनों नाम लिख दिए, अब एक बारी आती है डेबिट की, एक बारी आती है क्रेडिट की, तो मैं बैलेंस कहाँ लिखूँगा? तो यहाँ पर ध्यान रखो, कैश एंड बैंक आपने यहाँ पे लिखा है, ये चीज़ अलग है। यहाँ पर जो आता है वो असेट्स वाला कैश एंड बैंक होता है, और असेट्स वाला मतलब कि यहाँ पे डेबिट साइड वाला। तो डेबिट साइड के अंदर आपका कैश बैलेंस जो है वो कितना दे के रखा गया है? आपका कैश बैलेंस जो है वो यहाँ पे 1,000 रुपीज़ का दिया हुआ है। एंड सेम उसी तरीके से आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो दे के रखा गया था वो दिया था दूसरा 14,000 का। अब 14,000 का तो कौन सा बैलेंस होगा? तो 14,000 का जो बैलेंस है ना वो बैलेंस नहीं है, वो है मेरा यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ पे 14,000 का तो मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, एक जो पर्टिकुलर एंट्री है वो होगी मेरी कैश में, दूसरी एंट्री जो होगी वो मेरी होने वाली है वहाँ पे मेरे बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर। तो वो दोनों चीज़ें मैंने वहाँ पे लिख दी। सेम इसी तरीके से यहाँ पर बेड डेट एंड बेड डेट रिजर्व। देखो यहाँ पर भी मुझे दो चीज़ें देके रखी गई है, बेड डेट एंड बेड डेट रिजर्व। अब यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर कहीं पर भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि बेड डेट एंड बेड डेट रिजर्व की एंट्री जो है वो ऑलरेडी मैंने वहाँ पे सॉल्व करके सारी की सारी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लेके आ चुका हूँ मैं। तो बेड डेट जो होता है ना वो हमारा होगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे आएगा, और बेड डेट रिजर्व भी यहीं पे ही आएगा, बट उसकी साइन जो है ना वो हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हमारा बेड डेट जो है वो कितना है, यहाँ पे बेड डेट जो है ना वो है मेरा यहाँ पे 400 रुपये का। बेड डेट यहाँ पर कितने का है मेरा, यहाँ पे बेड डेट हाँ यार बेड डेट जो है वो मेरा 400 रुपये का है। बेड डेट रिजर्व जो है वो मेरा 1300 रुपये का होगा यहाँ पे। क्यों? बिकॉज इसकी ऑपोजिट साइन दी हुई है। तो यहाँ पर अगर डेबिट साइड पर मैं फॉर एग्जाम्पल 400 रुपये का बेड डेट लिख रहा हूँ, अब बेड डेट रिजर्व यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तो बेड डेट रिजर्व यहाँ पर कितना आएगा? तो बेड डेट रिजर्व जो है वो मेरा यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1300 के साथ। तो इसी तरीके से यहाँ पर बेड डेट एंड बेड डेट रिजर्व की दोनों की एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी।
देन आफ्टर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मेरा यहाँ पे परचेज एंड सेल्स। अब देखो परचेज एंड सेल्स के अंदर भी यहाँ पर वैल्यूज देके रखी गई है। परचेज का डेबिट बैलेंस होता है तो यहाँ पर मैं डेबिट साइड पे लिख दूंगा 1,40,000 रुपीज़ एंड क्रेडिट साइड पे यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2,60,500 रुपीज़ के साथ। तो ये दोनों की चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इन दोनों को यहाँ पर क्या करना है, दोनों के मुझे बैलेंस निकालने हैं। तो 1,40,000 में से 3,000 जाएगा तो 1,37,000 यहाँ पर आ जाएगा इसका बैलेंस 1,37,000। और सेम इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सामने वाली साइड की तो 2,60,500 में से अगर मैं यहाँ पे 2,000 माइनस करता हूँ तो 2,58,500 यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरा सेल्स का पर्टिकुलरली बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। सेम इसी के साथ साथ आगे मुझे देके रखा गया है वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस। वेजेस जो होता है ना वो हमारा आता है यहाँ पे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और ट्रेडिंग अकाउंट में उसको यहाँ पे लिखा जाता है टू वेजेस। और वेजेस यहाँ पर कितना है, तो वेजेस मुझे क्वेश्चन के अंदर देके रखा गया है कि भाई वेजेस जो है वो मुझे यहाँ पर है 35,000 रुपीज़ का मेरा यहाँ पे वेजेस है। तो जो क्रेडिट बैलेंस दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस कहाँ पर आएगा, देखो ये जो मेरा वेजेस है इसके सामने लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 रुपये के साथ। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कहाँ पर आएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो आएगा मेरा बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि आउटस्टैंडिंग चीज़ें जितनी भी होती है वो सारी की सारी यहाँ पर आती है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। और आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना देके रखा गया है क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन के अंदर अभी मुझे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया हुआ था 2,000 रुपये के साथ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा मेरा 2,000 रुपीज़। तो मेरा ये 2,000 रुपीज़ का ये जो पर्टिकुलर वेजेस है इसकी भी मेरी एंट्री यहाँ पे हो गई। देखो मशीन की हो गई, मशीन के डेप्रिसिएशन की हो गई, फर्नीचर की हो गई, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो है वो 46,100 रुपीज़ का ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक के अंदर हम लोग लिख देंगे 46,100 रुपीज़। अब यहाँ पर इतनी चीज़ें लिखने के बाद ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे क्या देख के रखा गया, आगे मुझे बोला गया है प्रीपेड इंश्योरेंस। अब देखो प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड कितनी भी चीज़ें हो, वो चाहे इंश्योरेंस हो, वो चाहे XYZ कुछ भी चीज़ क्यों ना हो, प्रीपेड अगर वर्ड आता है, प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपये, प्रीपेड वर्ड अगर आता है तो सीधा उसको बैलेंस शीट में लेके आ जाना। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख देना प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपये के साथ। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे क्या देके रखा गया है, आगे मुझे बोला गया है प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद सैलरी जो हो चुका है इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 रुपये। इंश्योरेंस जो होता है वो हमारा आएगा यहाँ पे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में, बिकॉज ये हमारा एक्सपेंस है इसीलिए। तो इंश्योरेंस प्रीमियम, गलती से भी वो दोनों की एंट्री यहाँ पर एक साथ मत कर देना, प्रीमियम लिख के और प्रीपेड वाले को यहाँ पर इंक्लूड मत कर देना, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। वो दोनों की एंट्री अलग अलग है। अगर एडजस्टमेंट में दिया होता तो फिर मैं उसको दोनों को साथ में लिख सकता हूँ, बट यहाँ पर एडजस्टमेंट में नहीं है तो मैं साथ में नहीं लिख रहा हूँ उसको। देन आफ्टर उसके बाद आगे मुझे बोला गया था रेंट एंड टैक्सेस जो ऑलरेडी हो चुका है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 2,900 वो भी यहाँ पर ही आ जाएगा मेरा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मेरा यहाँ पर कितना देके रखा गया है 2,900 के साथ। तो ये मेरा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया। देन आफ्टर उसके बाद गुडविल जो होती है वो आती है हमारी बैलेंस शीट के अंदर। गुडविल को तो हमको बैलेंस शीट के अंदर लिखना पड़ता है और वो भी हमारी असेट्स है। गुडविल जो है वो हमने कमाया हुआ नाम है हमारा। तो गुडविल अकाउंट यहाँ पर जो भी है वो पर्टिकुलरली डायरेक्टली हम लोग कहाँ लिख देंगे, हमारी बैलेंस शीट के अंदर। तो गुडविल जो है वो कितना है यहाँ पे 72,000 रुपीज़ का जो है वो मेरा यहाँ पे गुडविल दे के रखा गया है। तो मैंने गुडविल की एंट्री यहाँ पे 72,000 रुपीज़ डायरेक्टली लिख दी। गुडविल के बाद नेक्स्ट जो दिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट के दोनों टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे बोली गई है लीज होल्ड बिल्डिंग। अब देखो यहाँ पर ये जो मेरी लीज होल्ड बिल्डिंग जो है ना, अब इसका मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन करना है। सबसे पहली चीज़ क्या है, देखो ये लीज होल्ड बिल्डिंग ली कब गई थी, 1/10/21 को ली गई होगी। इसका मतलब है कि इस डेट को मैंने लीज होल्ड बिल्डिंग ली है। कितने साल के लिए ली है, यहाँ पर ये 5 ईयर के लिए ली गई है। अब यहाँ पर हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, ये जो पर्टिकुलर 21 है वो शुरू कब हुआ होगा, 31 मार्च बोल सकते हो या आप 1 अप्रैल भी यहाँ पे ले सकते हो। 1 अप्रैल 2021 को ये मेरा अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल के साथ। ये मेरा ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2022 को ये मेरा अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होगा। इन दोनों के बीच में यहाँ पर कितने मंथ्स का डिफरेंस है, तो यहाँ पर टोटल मंथ का डिफरेंस है वो है मेरा यहाँ पे 6 मंथ। अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन के अंदर कौन सा हमारा अकाउंटिंग ईयर दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है 2024, यानी कि ये जो है ये मेरा कौन सा है 31 मार्च 2024 दिया हुआ है। जो शुरू कब हुआ होगा रियली में 1 अप्रैल 2023 को यहाँ पे ये शुरू हुआ होगा। अब इससे भी पहले एक और अकाउंटिंग ईयर होगा, वो कौन सा होगा 31 मार्च 2023 वाला होगा। ये कब फिनिश हुआ होगा 1/4
2022। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर है ये डेट यहाँ पर आ चुकी है। देखो 1/4/21 से लेकर 31/3/22 तक, फिर 22 से 23, 23 से 24। ये जो है ना ये हमारा अभी का ईयर है, ये हमारा अभी का करंट ईयर है। और करंट ईयर का मुझे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, रिटर्न ऑफ यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब रिटर्न ऑफ किस तरीके से फाइंड आउट होगा, तो देखो यहाँ पर रिटर्न ऑफ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली चीज़ ध्यान रखो, हम लोग जो ईयर में खड़े हैं और टोटल हमको यहाँ पर कितना बोला है, 5 साल का हमारा जो ये पर्टिकुलरली है ये हम लोग यहाँ पे लीज पे लिया गया बिल्डिंग है, इसमें से कितने साल पहले तो कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोटल अगर देखने जाओ तो 1.5 ईयर का ऑलरेडी मैंने यहाँ पर क्या है जो रिटर्न ऑफ होने वाला था वो मैंने ऑलरेडी हो चुका है। अब बचता कितने साल का है, तो देखो यहाँ पर 5 साल में से 1.5 साल जो है वो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसका मतलब है कि 3.5 साल का यहाँ पर मुझे अभी और रिटर्न ऑफ करना है। तो मेरी पर्टिकुलरली बिल्डिंग जो है, या आप बोल सकते हो कि लीज होल्ड बिल्डिंग जो है उसकी वैल्यू कितनी है, तो मेरी लीज होल्ड बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो है मेरी 14,000 रुपीज़। जनरली क्या होता अगर ये पर्टिकुलरली अगर मुझे लीज होल्ड बिल्डिंग जो है वो ऐसा बोला होता कि 1/4/23 को मैंने ली है तो मैं यहाँ पर इसको डिवाइड करता 5 से, बट यहाँ पर अभी मैं 5 से डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। क्यों? बिकॉज कि मैंने लीज होल्ड बिल्डिंग को लिए हुए 1.5 साल ऑलरेडी पहले हो चुका है, ऑलरेडी 1.5 साल की रिटर्न ऑफ हो चुकी है। अब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ से आगे का मुझे कैलकुलेट करना है और आगे का जो रिटर्न ऑफ है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आगे की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 3.5 साल जो है वो यहाँ पर अब बचते हैं, क्योंकि 1.5 साल का रिटर्न ऑफ ऑलरेडी पहले हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ 3.5 साल का रिटर्न ऑफ जो है वो यहाँ पर बाकी है। तो 14,000 डिवाइडेड बाय 3.5 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 4,000 पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, रिटर्न ऑफ आ जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर 4,000 है ये यहाँ पर क्या हुआ, मेरा रिटर्न ऑफ मैंने फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग, और यहाँ पर जो डेप्रीशिएशन थे वो भी लिखने रह गए हैं। डेप्रीशिएशन यहाँ पे मशीनरी का था और दूसरा मेरा था यहाँ पे फर्नीचर का। तो डेप्रीशिएशन जो मशीनरी का था वो था मेरा यहाँ पे 4,000 रुपये और फर्नीचर का था वो मेरा यहाँ पे था 600 रुपये। दोनों का टोटल करके बाहर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 4,600 रुपये। लीज होल्ड बिल्डिंग, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर आ जाता हूँ और बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ मेरा लीज होल्ड बिल्डिंग। कितने का बिल्डिंग है, 14,000 रुपये का बिल्डिंग है। इसमें से मुझे यहाँ पर क्या करना है, करंट ईयर का यहाँ पर मुझे रिटर्न ऑफ माइनस करना है। तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ जो है वो अगर मैं माइनस करता हूँ यानी कि 4,000 रुपये जो है अगर मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ इसमें से, तो मुझे यहाँ पर कितना बचने वाला है, अब मेरा 10,000 रुपये जो है वो मेरा यहाँ पर अब बचेगा, जो मेरे आने वाले टाइम पे इसको मैं डिवाइड करूँगा 10,000 डिवाइडेड बाय 2.5 होगा, 2 होगा, जो भी होगा, तब मुझे वहाँ पर उसको क्या इससे डिवाइड करना पड़ेगा। और 4,000 रुपये यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरे लीज होल्ड बिल्डिंग के रिटर्न ऑफ के अंदर साथ ही साथ। तो ये चीज़ आप लोगों को वापस अगर देखनी है तो ये चीज़ आप वापस से रिवाइंड करके देख लेना कि ये कैलकुलेशन किस तरीके से करा गया है, बिकॉज ये कैलकुलेशन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है यहाँ पे, और कोई भी इतना हार्ड कैलकुलेशन नहीं है ये। जो चीज़ पहले हो चुकी है उसको छोड़ दो, जो चीज़ आगे हम लोगों को करनी है उसके ऊपर वहाँ पर हम लोगों को आगे ध्यान देना रहेगा। तो यहाँ पे लीज होल्ड बिल्डिंग की भी एंट्री मैंने यहाँ पे कर दी। लीज होल्ड बिल्डिंग के बाद बारी आती है यहाँ पर 8% लोन ली हुई है हर्षा से। अब यहाँ पे अगर मैं कोई भी लोन लेता हूँ तो सबसे पहले तो मैं सीधा उड़ता हुआ आ जाऊँगा मेरे यहाँ पर लाइबिलिटी साइड पे। लोन किससे ली हुई है, हर्षा से। ये हमारा पार्टनर नहीं है इसका मतलब है, क्योंकि मन एंड मोहन हमारे यहाँ पे पार्टनर है और यहाँ पर जो मैंने लोन ली है वो हर्षा से ली है। कितने की लोन ली है मैंने यहाँ पर, तो मैंने जो लोन ली है वो मैंने यहाँ पे 30,000 रुपये की मैंने लोन यहाँ पे लेके रखी हुई है। अब बारी आती है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन फाइंड आउट करने की। इंटरेस्ट ऑन लोन मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन ढूंढने के लिए। इंटरेस्ट ऑन लोन किस तरीके से ढूंढा जाएगा, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ही मैं ढूंढ देता हूँ। जो मेरा प्रिंसिपल है वो 30,000 रुपीज़ का मेरा प्रिंसिपल है। कितना परसेंटेज यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन बोला हुआ है, 8% इंटरेस्ट बोला हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा इसको मैं 8% के साथ। अब कितने मंथ के लिए ये लोन ली हुई है, तो कितने मंथ के लिए यहाँ पर ये लोन ली हुई है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो 1/11/2023, यानी कि इसका मतलब है कि 1/11/2023 यानी वो इन दोनों ईयर्स के बीच में ही आ रहा है। यहाँ पर आएगा मेरा 1/11/2023। तो ये जो पर्टिकुलर 23 है यानी कि 11, 12, 1, 2 और ये 3, यानी कि इसका मतलब कितने महीने, 1, 2, 3, 4, 5,
5 महीने का यहाँ पर मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना है, किसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर। तो इंटू 5 डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 12, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो यहाँ पर जो है मुझे आंसर मिल जाएगा मेरा 1000 रुपीज़ के साथ। अब ये जो भी मुझे मेरा यहाँ पे 1000 रुपीज़ मिला है, इसकी एंट्री मुझे कहाँ पे करनी है, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर करनी है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो हमेशा हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड पे, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो हम लोग लिखते हैं हमेशा हमारे क्रेडिट साइड पे। अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, हमारे डेबिट साइड पे। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हम लोगों को पैसा देना है इसीलिए। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है यहाँ पे, 1000 रुपये का मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन मुझे लेके रखा गया था। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दी। अब इतनी चीज़ लिखने के बाद यहाँ पे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सबका मुझे यहाँ पे टोटल करना है। देखो इन सबका टोटल करके मैं यहाँ पर अगर बाहर लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा मेरा 3600, इन दोनों का प्लस और इसको माइनस करके यहाँ पर लीज होल्ड बिल्डिंग की एंट्रीज यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है, मशीनरी एंड इन सब की भी एंट्रीज हो चुकी है। अब बारी आती है हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन को, सम को सॉल्व करने की, यानी कि यहाँ पर अकाउंट को टैली करने की। अब यहाँ पर टैली करने के लिए सबसे पहले जो अकाउंट है वो क्लोज होगा, वो होगा हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट को अगर मुझे क्लोज करना है तो सबसे पहले तो क्रेडिट साइड का बैलेंस देखो। क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है ना वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बैलेंस देके रखा गया है। क्रेडिट साइड का बैलेंस यहाँ पर कितना दिया है मुझे, क्रेडिट साइड का बैलेंस यहाँ पर 3,68,500। अब यही बैलेंस को मुझे क्या करना है, मेरे डेबिट साइड पर भी मुझे यहाँ पे लिखना है 3,68,500। इसमें से मैं ऊपर की दोनों चीज़ों को क्या करूँगा, यहाँ पर माइनस कर दूंगा। माइनस करूँगा तो मुझे यहाँ पर आंसर मिलेगा 1,50,400। ये मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो भी मेरा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आया, इसको मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर यहाँ पे लिखना है। इसकी अपोजिट साइड पे यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा मेरा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, 1,50,400 का। इसमें से यहाँ पर जब मैं ये सारी चीज़ें माइनस करता हूँ, 1,50,000 में से मैं ये अगर सारी चीज़ें माइनस करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर और कोई बैलेंस दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है कि टोटल यहाँ पर इतना ही होगा 1,50,400 का, और यहाँ का भी टोटल इतना ही होगा 1,50,400 का। इसमें से मैं अगर ये ऊपर की सारी चीज़ों को अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा 96,050 रुपीज़ का। और इसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट जो भी है ये कहाँ होगा, ट्रांसफ़र टू PNL एप्रो अकाउंट। अब यहाँ से ये यहाँ पर डेबिट हुआ, PNL एप्रो अकाउंट में यहाँ पर ये कहाँ आ जाएगा, तो PNL एप्रो अकाउंट के अंदर यहाँ पर एक क्रेडिट साइड पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट 96,050। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर इसको भी हम लोग क्लोज करेंगे, तो 96,050 प्लस 1500 अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, 900 और 600 मतलब 1500 होता है, तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा 97,550। 97,550 यहाँ पर टोटल हो गया, यहाँ पर टोटल हो गया। इसमें से अगर मैं ऊपर की दोनों चीज़ों को माइनस करता हूँ तो यहाँ पर मुझे आंसर मिल जाएगा मेरा 88,550। ये जो भी है ये मेरा यहाँ पर क्या है, ये मेरा है डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरा 2 डिविजिबल प्रॉफिट किसका है, मन एंड मोहन का है यहाँ पर, यानी कि ये दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पर ये दोनों के बीच में कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पर क्लियरली क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ होगा। देखो फर्म जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल प्रपोर्शन। कैपिटल यानी कि यहाँ पर कौन सा है कैपिटल का प्रपोर्शन, यहाँ पर सबसे पहले कैपिटल जो है मन का कितना है 1,00,000 रुपये, और मोहन का कितना है यहाँ पर 50,000 रुपये। 4 जीरो यहाँ से गए, 4 जीरो यहाँ से गए, इसका मतलब है 10:5, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 2:1 के बीच में ये लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये जो भी पर्टिकुलरली मेरा यहाँ पे प्रॉफिट आया है ये मैं क्या करूँगा 2:1 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा 59,033 रुपीज़। और सेम इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 29,517 रुपीज़। ये दोनों की एंट्री यहाँ पर क्या हुई, डेबिट हुई। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पर क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो क्रेडिट में यहाँ पे लिखूँगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस
अप्रोप्रिएशन अकाउंट 59,000 0 33 29,517। बारी आती है यहाँ पे टोटल करने की, दोनों के अंदर टोटल करने हैं, मतलब पहले में भी और दूसरे में भी, और यहाँ पर भी टोटल करने हैं। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल करता हूँ तो इन लोगों का मतलब इस साइड का अगर मैं यहाँ पे टोटल करता हूँ तो इस साइड का जो टोटल है वो मेरा आ जाएगा मेरा यहाँ पे 1,65,033, और यही टोटल अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 82,517। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे, 82,517 16,5033। इसमें से ऊपर की वैल्यू को मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पर जो मिलेगा वो मेरा क्या होगा, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, यानी कि आप बोल सकते हो क्लोजिंग कैपिटल जो होती है वो 1,44,133। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 67,917। तो ये जो दोनों बैलेंसेस मुझे यहाँ पर मिला है, ये दोनों बैलेंसेस मुझे क्या करना है, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैंने उस लोगों को कॉपी किया मेरे पार्टनर कैपिटल में। पार्टनर कैपिटल को मैं यहाँ पे लिखूँगा मेरे बैलेंस शीट के अंदर, तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ मेरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आ जाएगा मन, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा मोहन 1,44,133। सेम इसी तरीके से मोहन में यहाँ पे 67,917। अब बारी आती है यहाँ पे टोटल करने की। टोटल करने से पहले ये चीज़ चेक कर लेना कि सारी चीज़ें जो है वो आपने आउटर कॉलम में लिख दी होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें यहाँ पर जब मैंने आउटर कॉलम में लिख दिए, तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली मेरे बैलेंस शीट का टोटल करता हूँ, तो बैलेंस शीट का जो मेरा टोटल है वो मेरा यहाँ पर आ जाएगा, एसेट साइड का मेरा यहाँ पर मिल रहा है मुझे 3,41,100 रुपीज़, और यही टोटल सेम मुझे लाइबिलिटी साइड भी करना है। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल भी यहाँ पर मुझे सेम ही मिल रहा है 3,41,100 रुपीज़ के साथ, यानी कि ये जो पर्टिकुलरली मेरा सम है ये यहाँ पर होता है फिनिश। आप लोगों का ये पर्टिकुलरली सम कौन सा है, तो ये है आप लोगों का मार्च में पूछा गया 2025 का क्वेश्चन है ये, बराबर है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच। इस वीडियो को हो सके तो अपने फ्रेंड्स या तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के साथ आप इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।